शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से के साथ में। आज भूगोल के अंतर्गत हम देखने वाले हैं वर्ल्ड जियोग्राफिकल मैप। पार्टिकुलरली आज हम फिजिकल लोकेशन से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे, जैसे कि मृत सागर। इसको हम हिंदी में डेड सी बोलते हैं। यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है छोटा सा डेड सी, छोटा सा डेड सागर यहाँ पर दर्शाया गया है। कौन कौन से देशों के साथ में ये बाउंड्री शेयर कर रहा है तो आप इसको देख लीजिए। ये हिस्सा इसका जॉर्डन का है, ये वाला हिस्सा इसका आ गया आपका इजराइल का, और थोड़ा सा हिस्सा वेस्ट बैंक के अंतर्गत चले जाता है। मृत सागर के बारे में हमने कई बार पढ़ा है, कई बार सुना है। इसकी खास बात ये है कि यहाँ पर इसका ना तो इनलेट का पता चल रहा है, ना तो आउटलेट का पता चल रहा है। इससे क्या होता है ना कि यहाँ पर फ्रेश वाटर जमा नहीं हो पाता है। जैसे कि बारिश से पानी गिरेगा, यहाँ पर जमा हो जाएगा। अब जब पानी को यहाँ से निकलने के लिए ही कोई यदि नदी नहीं मिल पा रही है, छोटी मोटी नहरें कह लो या फिर अन्य चीज़ कह लो, नाले कह लो। नाले भी ऐसे नहीं, थोड़े से बड़े रूप वाले जो कि सीधे अपने पानी को नदियों में लेकर के जाते हैं। यहाँ पानी की निकासी की व्यवस्था नदियों के माध्यम से नहीं हो रही है, इसलिए ये जो पानी है यहाँ का खारा रहता है। इतना ज़्यादा खारा रहता है कि जैसे आप इसके ऊपर जब तैरने जाएंगे ना तो बड़े आसानी से आप तैर सकते हैं, जैसे मृत बॉडी तैरती है ना, ठीक वैसे ही। इसलिए इसका नाम जो है डेड सागर पड़ा है। तो इसी से रिलेटेड थोड़ी सी आज हम जानकारी को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। डेड सागर को हम कभी कभी साल्ट सागर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से हम इसको जानते हैं? कभी कभी साल्ट सी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये सिचुएटेड है जेरूसलम, जो कि इजराइल में आता है, एंड जॉर्डन। राइट साइड में ये पढ़ते हैं। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? जेरूसलम और जॉर्डन के बीच में। बिकॉज वाटर फ्रॉम द डेड सीज ओनली वाटर सप्लाई जॉर्डन रिवर। यहाँ पर केवल वाटर की सप्लाई बस हो पा रही है। कहाँ से पानी मिल रहा है इसको? जॉर्डन रिवर से मिल रहा है। हैज़ बीन पावरिंग आउट ऑफ द बॉडी ऑफ वाटर मोर फ्रिक्वेंटली देन इट हैज़ बीन एंटरिंग इट। साइंटिस्ट हैव एक्सप्रेस कंसर्न दैट डेड सी मे वैनिश। बताया जा रहा है कि जो डेड सागर है वो ख़त्म हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि आप जॉर्डन रिवर को नहीं बचा पाएंगे तो फिर मृत सागर को भी पानी का सोर्स नहीं मिल पाएगा। इस सी को हम डेड की संज्ञा दे रहे हैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं? डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ माइनट अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया एंड माइक्रोबायल फंगी। यहाँ पर बैक्टीरिया भी है, यहाँ पर माइक्रोबियल फंगी भी अवेलेबल है। इट्स एक्सट्रीम सैलिनिटी मेक इट इम्पॉसिबल फॉर मैक्रोस्कोपिक एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश एंड एक्वाटिक प्लांट टू सर्वाइव देयर। तो इसको हम डेड इसलिए की संज्ञा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कोई चीज़ यहाँ पर ज़िंदा रह ही नहीं पा रही है। ना तो फिश ज़िंदा रह पा रही हैं और ना ही अदर पानी में रहने वाले पौधों यहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं। डेड सागर का जो साल्ट का कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, कैन फॉल फ्रॉम इट्स एज यूजुअल 35% टू एज लो एज 30% ड्यूरिंग फ्लड। आप फ्लड के टाइम में भी देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर नमक की मात्रा दिखाई देगी, जबकि उस टाइम में तो इधर उधर से पानी आता है, नेचुरल बारिश होती है, पानी का सोर्स अच्छा खासा रहता है। इसके बावजूद भी यहाँ पर हमें साल्ट में उतना ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलती है। डेड सागर से बॉर्डर बनाने वाली कंट्री की यदि हम बात करें तो डेड सागर सिचुएटेड है इजराइल और जॉर्डन के बीच में एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ बॉर्डर बिटवीन टू कंट्रीज़, और यहीं से दोनों कंट्री के बीच में बॉर्डर बनती है। डेड सागर सी इज़ फेड मेनली बाय जॉर्डन रिवर। डेड सागर को मुख्य रूप से पानी मिलता है जॉर्डन रिवर से, विच इंटर्स द लेक फ्रॉम द नॉर्थ। ये रिवर नॉर्थ से एंटर करती है यहाँ पर। डेड सी की जियोग्राफी की यदि हम बात करें, ठीक है, डेड सी काफ़ी लोवेस्ट एलिवेशन वाली जगह है, मतलब ये ज़्यादा ऊंचे स्थान पर लोकेटेड नहीं है।
एंड इज़ द वर्ल्ड्स लोएस्ट बॉडी ऑफ वाटर। इसको आप विश्व की सबसे लो में स्थित वाटर बॉडी मान सकते हैं। इसलिए भी ये खास हो जाता है कि ये विश्व की सबसे गहराई पर स्थित वाटर बॉडी है। द वाटर इन द डेड सी इज़ रफली 10 टाइम्स साल्टियर देन ओशियन वाटर इन द जनरल। नॉर्मल रूप से समुद्र का पानी कितना ज़्यादा खारा ही रहता है, लेकिन उससे 10 गुना ज़्यादा खारा पानी रहता है डेड सागर का। Here crystallized sodium chloride makes the sand and pebbles in the water's edge glitter. डेड सी फॉर्मेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। देखिए, डेड सी का निर्माण कैसे करके हुआ है, इसके लिए अलग अलग थ्योरीज हैं और उनमें हमको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाता है। The Jordan River Valley was frequently inundated by water from Mediterranean Sea. अब यहाँ पर जॉर्डन रिवर से शुरुआत करी जाती है कि ये जो आपको कहना चाहिए जॉर्डन रिवर दिखाई दे रही है, वो फ्रिक्वेंट तरीके से मेडिटेरियन सागर के पानी के चलते चलते बाढ़ आ जाया करती थी। 3.5 लगभग मिलियन साल पहले की ये बात है। इसके बाद इसके पानी ने सैडोम लेगून का निर्माण करना चालू कर दिया। ठीक है, सैडोम लेगून का निर्माण करना चालू कर दिया, मतलब कि इसके हिस्से का जो कुछ पानी था वो हट करके अलग होते गया और उसने एक झील का निर्माण कर लिया। विच हैड ए कनेक्शन टू द सी थ्रू वाट इज़ नाउन एस जजरील वैली। ठीक है, इसका कनेक्शन किसके साथ में किया जाता है? जजरील वैली के साथ में किया जाता है। फिर आज से लगभग 2 मिलियन साल पहले बात करें तो टोपोग्राफी बिटवीन दिस लेगून एंड मेडिटेरियन वाटर रोज टू द पॉइंट वेयर द सी कुड नो लॉन्गर फ्लड एरिया रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लैंडलॉक लेक। इसके बाद एक नई आकृति बन गई। नई आकृति बनने के बाद हम देखते हैं किसी भी प्रकार के फ्लड वगैरह यहाँ पर नहीं आया, और नहीं आया तो क्या हुआ, ये एक अलग से जल राशि बन कर के रह गई और इसने लैंडलॉक रूप में झील का निर्माण कर लिया था। इसके बाद हम सीधे एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो जो पहला एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं वो मेनली इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस करता है, हमारी देश की इकोनॉमिक। यहाँ पर शुरुआत करी जाती है हमारे देश में जब लिबरलाइजेशन चालू हुआ, हमारे देश में उदारीकरण की नीति अपनाई गई। 1990 के दशक से हमारे देश में लाइसेंस राज को ख़त्म किया गया। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत सारी चीज़ों को खोल दिया गया सरकार के द्वारा। उस समय से लेकर के आज के टाइम पीरियड तक क्या क्या चेंजेस हमको देखने को मिले हैं इकोनॉमी में। इसके अलावा यहाँ पर मेनली जो फोकस किया जाता है वो ऐसा है कि कैसे करके आप अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें खाली मैन्युफैक्चरिंग अकेले की बात नहीं करी जाती है। यदि मैन्युफैक्चरिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आप एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, आप इंडिया में सामान बना रहे हैं, सामान बना कर के विदेशों में बेच रहे हैं, आपको कौन कौन सी समस्याएं पैदा हो रही हैं हमारे देश के भीतर। ठीक है, आप ये चाहेंगे कि मेरा जो सामान है सस्ते दर में समुद्र के किनारे पहुंच जाए, बंदरगाह तक पहुंच जाए और फिर वहां मैं आसानी से अपने माल को बेच पाऊं विदेशों में। इसके साथ साथ में आप ये भी चाहेंगे कि आपके पास स्किल्ड लेबर रहें। आपके पास यदि स्किल्ड वाले लेबर नहीं हैं तो आप क्या करेंगे, आप हमेशा उनको ट्रेनिंग ही देते रहना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति को काम अच्छे से करना आता ही नहीं है तो वो कैसे करके आपके प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। एक बात हमें और ध्यान देना है कि हमारे देश में कितने ऐसे लोग हैं जिनको आप स्किल्ड बोल सकते हैं, और मेरे हिसाब से तो मैं स्किल्ड उनको कहूँगा जिन्होंने कोई हुनर सीखा है और उस सीखने के बाद वो 2 पैसा कमा ले रहे हैं। नहीं तो ITI में आप इलेक्ट्रीशियन किए हैं लेकिन आपको इलेक्ट्रीशियन का काम नहीं आ रहा है तो आपके ITI सीखने का कोई मतलब ही नहीं है।
हमारे देश में ऐसी कंडीशन है कि मात्र 5% लोग ऐसे हैं जो कि स्किल्ड वाली कैटेगरी में आप कह सकते हैं कि ये इनको स्किल प्राप्त है या फिर इन्होंने कहीं ना कहीं डिप्लोमा वगैरह किया है। साउथ कोरिया जैसी जो कंट्री है वहाँ पर आप देखेंगे 85%, 80%, 95, 90% तक लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने स्किल हासिल किया है और वो किसी न किसी चीज़ में अपना योगदान दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं। तो हमारे देश में स्किल को भी बढ़ाने की ज़रूरत है, इसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाता है। मेंस में यदि हमें आंसर राइटिंग के लिए आएगा तो हमसे पूछा जाएगा ये लाइन रहेगी, इतनी बड़ी लाइन रहेगी और इसको देख कर के आपको 200 से 250 शब्दों में आंसर आपका लिखना पड़ेगा। When the trade and industrial policy changed in 1991, the need for an ecosystem for manufacturing। हमारे देश में इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी चेंज होती है 1991 में। उस समय ज़रूरत फील करी गई थी, आज भी ज़रूरत हम फील कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम एक इकोसिस्टम का निर्माण करें। इसमें हमें हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारी ट्रेनिंग सिस्टम, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और उस टाइम में इन सब चीज़ों के ऊपर अनदेखी करी गई थी। तो 1991 में जब हमारे देश में ट्रेड और इंडस्ट्री की पॉलिसी चेंज हुई थी, उस समय में मैन्युफैक्चरिंग के लिए इकोसिस्टम बनाने की बात करी जाती थी, लेकिन उस समय में स्कूलिंग, ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इनकी अनदेखी आज भी की जा रही है। यहाँ एक वर्ड इस्तेमाल में किया गया है जिसका जो है कि ओवरलूड। ओवरलूड का मतलब होता है अनदेखी करना, और आप ओवरलोड को दूसरे तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे कि लुक, किसी चीज़ को ओवरलुक करना बहुत ज़्यादा, इसके बाद आप क्या काम करने लग जाते हैं, उस चीज़ की अनदेखी करने लग जाते हैं। इस सेंचुरी, ये जो शताब्दी गुजर रही है, इसका आधा टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड में हम देखते हैं इंडिया का जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है वो बूम में चल रहा था। मतलब एक्सपोर्ट हम बहुत बढ़िया कर रहे थे। इट हैड बीन आस्क्ड व्हाई इंडिया सर्विस सेक्टर शुड नॉट लीप फ्रॉम ओवर मैन्युफैक्चरिंग टू प्रोपेल द इकोनॉमी फॉरवर्ड। उस समय क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है, आखिर वो ऐसा क्या रीज़न है कि इंडिया की इकोनॉमी को वो आगे बढ़ा करके लेकर के नहीं जाता है। ये जो प्रपोज़ल है इसको चैलेंज किया गया था एक स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के द्वारा। इसको कैसे चैलेंज किया जा रहा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के द्वारा। फोर इन द मोस्ट सक्सेसफुल इकोनॉमीज इंडस्ट्रियल एक्सपांसन हैड कम फर्स्ट। इसीलिए सबसे पहले इंडस्ट्रियल एक्सपांसन अलग अलग कंट्री लेकर के आई थी। फिर 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की यहाँ पर बातचीत करी जाती है। हमारे देश में भी 1991 में एक कहना चाहिए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर के आई थी। इसमें बहुत ज़्यादा, बहुत बेहतरीन तरीके से फोकस किया गया था मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, बट द सिग्निफिकेंट स्केलिंग डाउन ऑफ टैरिफ, यहाँ पर टैरिफ को कम कर दिया गया, एंड डिसमेंटलिंग द लाइसेंस परमिट राज। जैसे कि हमारे देश में कहा जाए तो प्राइवेट सेक्टर के लिए कंपनियों को खोला गया था कि आप इस सेक्टर में भी एंटर कर सकते हैं, आप इस क्षेत्र में भी। जैसे कि आज से कुछ टाइम पहले बीमा सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों को अलाउ नहीं किया गया था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो परमाणु वाला सेक्टर है, यहाँ पर प्राइवेट कंपनियों को अलाउ नहीं किया जाता था। अंतरिक्ष अनुसंधान में प्राइवेट कंपनियों को अलाउ नहीं किया जाता था। आज के टाइम में सब होने लगा है। तो उसी समय में क्या हुआ था, लाइसेंस परमिट राज को ख़त्म किया गया था। डिड नॉट लीड टू एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन इससे
मैन्युफैक्चरिंग के शेयर में किसी प्रकार की हमें बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली थी। इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ऑफ कोर्स देखा जाए तो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ought not to be seen only in the term of its size। आप इसको केवल साइज के हिसाब से मत तौलिए। हमने देखे हैं कि 1991 के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। द रेंज एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया हैव अंडरगोन एन इम्प्रेसिव इंक्रीज। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि 1991 के बाद से जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें क्वालिटी में हमें बेहतरी नज़र आई है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे हमारे देश में बढ़ती गई। इसी के साथ साथ में हमारे देश में असमानता भी तेज़ी के साथ में बढ़ने लगी थी। अब फिर अभी हाल ही में सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनके उल्लेख यहाँ पर किया जाता है, जैसे कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम। 1991 में हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म देखने को मिले थे। द नेक्स्ट टाइम मैन्युफैक्चरिंग केम इनटू गवर्नमेंट्स व्यू वाज आफ्टर 2014। इसके बाद 2014 के बाद से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थोड़ा सा व्यू चेंज किया गया था। जब मेक इन इंडिया स्कीम को लॉन्च किया गया और जोर दिया गया कि कैसे करके हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर के आ सकते हैं। फिर सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर के आई थी, ठीक है, कि आप प्रोडक्शन करिए, हम आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे। मोर रिसेंटली जो स्कीम रही थी वो प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम रही थी, जो कि काफ़ी इसेंशियल तरीके से सब्सिडी प्रोवाइड करती है प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट को। चूँकि द announced with fanfare the first within the month, Narendra Modi government assuming offering the record of these scheme has not been impressive। भले ही इतना ज़्यादा हो हल्ला हो रहा है इन स्कीम को लेकर के, लेकिन इसका जो रिजल्ट है उतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं रहा है, यहाँ पर बताया जाता है। जैसे कि पहला जो एडवांस एस्टिमेशन लगाया जाता है नेशनल इनकम का 2022-23 के लिए, इसमें मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हमें 1.3% की देखने को मिली है, लेस देन दैट फॉर एग्रीकल्चर एंड ऑल वेल सेगमेंट ऑफ सर्विस। एग्रीकल्चर से तुलना करेंगे तो एग्रीकल्चर ने बेहतर कहना चाहिए परफॉर्मेंस दिया है और मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश की कमज़ोर रही है। इसके बाद कहते हैं कि डीमोनेटाइजेशन जो 2016 में किया गया था, तो इसके चलते चलते भी हमारे देश की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। द परसिस्टेंस ऑफ लो रेट्स ऑफ ग्रोथ इन द प्रेजेंस ऑफ पॉलिसी इनिशिएटिव दैट वर फोकस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट टू समथिंग स्ट्रक्चरल होल्डिंग बैक इन द सेक्टर। इसके बाद सरकार सोच रही है कि हम अच्छे से प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो एक काम करते हैं, प्राइवेट कंपनियों को बोलते हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दो। सरकार प्राइवेट सेक्टर को इसलिए भी लेकर के सामने आती है, सरकार रोज़गार की बात करती है तो कहती है आओ प्राइवेट कंपनी में हम आपको रोज़गार दिला दे रहे हैं। तो एक चीज़ तो हल हो गई है इंडिया की, रोज़गार की समस्या को वो इस प्रकार से हल कर रही है। भले ही सरकारी नौकरियां कम होते जा रही हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कह रही है गवर्नमेंट कि हम आपको नौकरी दिलवा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें गवर्नमेंट को ज़्यादा खर्चा बैठ जाता है कोई भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, तो वो सोचती है एक काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर के ऊपर अपना सिर का बोझा डाल देते हैं, वो बनाएगा सस्ती दर में और हम उससे ख़रीद लेंगे। ऐसा भी यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए और कौन कौन से कदम हमारे द्वारा उठाए गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उठाए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि even on earlier occasion the minister has publicly referred to many policy initiative favoring the corporate sector। सरकार कह रही है हम कई सारी पॉलिसी इनिशिएटिव लेकर के आ रहे हैं जिससे कॉरपोरेट सेक्टर का हित मौजूद है। इसके बाद टैक्स रेट में
हम गिरावट देख रहे हैं। सरकार कंपनियों से टैक्स कम ले रही है 2019 से ही यदि देखा जाए। एंड द गवर्नमेंट आल्सो क्लेम्स टू हैव इम्प्रूव द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। इसके साथ साथ में आपका व्यापार करना यहाँ पर आसान हो, इसके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। एक और जो फैक्टर है वो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, मतलब सरकार पैसा फेंक रही है आज के टाइम में कहाँ पर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर। मतलब सरकार आज के टाइम में ऐसा सोच रही है कि मैं 100 रुपये भी यदि खर्च करूँगा तो मैं ऐसी जगह खर्चा करूँगा जहाँ पर मुझे 100 रुपये खर्च करने के बाद मेरी इनकम चालू हो जाए। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को सरकार ने 18.5% बढ़ा दिया है। इसके साथ साथ में प्राइवेट सेक्टर को जो आप कहना चाहिए सपोर्ट कर रहे हैं वो भी बढ़ते गया है। इसके बाद आगे बताया जाता है कि फूड का कंजप्शन और पर कैपिटा इनकम जैसे जैसे बढ़ते जाती है तो फूड के ऊपर जो पैसा खर्चा किया जाना है, फूड का जो इनटेक है, फूड की जो डिमांड है, उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है। इसका एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स, सिंगापुर जैसे कंट्रीज से हम देख सकते हैं। अब बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ में इंडिया भी शामिल हो रही है। शेयर ऑफ फूड इज़ द लार्जेस्ट इन इंडिया, लेकिन इंडिया में फूड का जो शेयर है वो लार्जेस्ट माना जाता है। एंड इट्स जीडीपी पर कैपिटा द लोएस्ट, लेकिन हमारे यहाँ पर उल्टा चल रहा है। फूड का शेयर तो बहुत ज़्यादा है लेकिन पर कैपिटा है लोवेस्ट। पर कैपिटल लोवेस्ट ऐसा है कि गरीब आदमी की कंडीशन ऐसी हो गई है, खाने की तो वो डिमांड कर रहा है लेकिन उसकी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, लोवेस्ट है। इसके अलावा इंडस्ट्री के जो लीडर लोग हैं वो डिमांड साइड को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। पार्टिकुलरली यहाँ पर देखा जाए ना तो मेनली फोकस किया जाता है, देखो जैसे कि हमारे देश में डिमांड नहीं चल रही है तो जो मैन्युफैक्चर है वो क्या काम कर सकता है, अपनी चीज़ों को बाहर बेच सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन उसके लिए वर्ल्ड क्लास चीज़ों का निर्माण करना पड़ेगा, बहुत बड़े पैमानों पर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तब जा कर के वो बाहर एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन एक्सपोर्ट में आप सक्सेस तभी हो सकते हैं जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास स्किल लेवल के वर्कफोर्स अवेलेबल है। सी पोर्ट तक आपको आपके सामान पहुंचाना है तो इसके लिए आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। द एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स इज़ लार्जली बाई सी, ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो समुद्र के माध्यम से किया जाता है। हमारे देश की बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि समुद्र बंदरगाह तक अपने माल को पहुंचाते एकदम हालत ख़राब हो जाती उनकी। 10 रुपये में चीज़ उन्होंने बनाया है तो बंदरगाह तक पहुंचते उनको वो 2 रुपया बढ़ गई, 3 रुपया बढ़ गई, 4 रुपये उसकी कीमत बढ़ गई। ऐसे एग्जाम्पल हमको देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आप अपने माल को बंदरगाह तक पहुंचाते हैं रोड के माध्यम से। इसके बाद एक्सपोर्टर मस्ट डील विथ रिलेटिवली पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिस इन इंडिया पोर्ट। इसके अलावा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा हमारे पोर्ट्स का। द कॉम्पिटिटिव disadvantage faced by the India's exporter can see in the much higher turnaround time for ship in India's ports with that सिंगापुर से और इंडिया की तुलना कर लीजिए आप, ठीक है, कितना महंगा ये पड़ जा रहा है इसको यहाँ पर बताया जाता है। हाल ही में केरला के ट्रेडर्स लोगों ने अपनी समस्याएं बताई थी कि हम जो है अपने माल को यहाँ न ले जाके वहाँ लेकर के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो हमसे सस्ते रेट पे माल को भेज दे रहे हैं, इसलिए हम अपने पास वाले में न जाके दूर वाले जा रहे हैं। ऐसी बात यहाँ पर बताई जाती है।
वहीं एजुकेशन सिस्टम की बात कर लें हमारे इंडिया के, तो प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, यहाँ पर बताया जाता है कि इंडिया इस मामले में कितना ज़्यादा पिछड़ चुका है। द रैंकिंग ऑफ कंट्रीज बाय द प्रोग्राम ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट रिवील दिस डायरेक्टली। 75 कंट्री का ग्रुप है। द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया आर द एट द वेरी टॉप। ईस्ट एशिया की काफ़ी कुछ कंट्री हैं जिन्होंने टॉप करी हैं, जबकि इंडिया जो है उतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाया है, निचले पायदान पर रहा है। इसके ऊपर भी आप भरोसा नहीं कर रहे तो आप प्रथम, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है प्रथम, इसके ऊपर तो आप भरोसा कर सकते हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर वेरी लो रीडिंग एबिलिबिलिटी, वो किताब को पढ़ तक नहीं पाते हैं। 5वीं के बच्चे से आप हिंदी की किताब उठा करके पढ़वा लीजिए, उनको न्यूमरेसी का ज्ञान नहीं है। उनको आप बोलोगे कि 25 गुणी 50 करो, 100 गुणी 150 करो, 1000 धन 22 करो, ऐसा कुछ भी आप न्यूमरेसी की बात करेंगे ना, तो बच्चे उतना ज़्यादा अभी तक कमज़ोर हैं। ये बात हमको पता चली है एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। यही बात यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को लेकर के भी बताई जाती है कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स लोग भी, while there is no standardized test for university graduate, यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन पास किए हैं तो आपको कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड वाला टेस्ट नहीं कराया जा रहा है। We have leading Indian employers issues statements on the lack of employability of these graduate। बहुत सारी कंपनी कह रही हैं ये जो ग्रेजुएट हमारे पास आए हैं ना, इनमें तो एम्प्लॉयबिलिटी की कोई चीज़ ही नहीं दिखाई देती है, इस प्रकार से कंपनियां शिकायत करती हैं। ये चीज़ बड़ी बड़ी जगह में भी हमको देखने को मिली, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं एक्सपांडेड टू सर्व the aspiration of its middle class who wish to avoid manual work। जो बात हमने आपको बताए थे कि मात्र 5% इंडियन यूथ ऐसे हैं जिन्होंने किसी न किसी प्रकार का टेक्निकल ट्रेनिंग हासिल किया है, जबकि साउथ कोरिया में ये जो डेटा है वो 85% का रहा है। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो एडिटोरियल हम देखने वाले हैं वो पार्टिकुलरली सेंट्रल एशियन कंट्रीज से रिलेटेड ये मुद्दा उठाया गया है। सेंट्रल एशिया में कौन कौन सी कंट्री आती हैं, सबसे पहले आप देख लीजिए। कजाकिस्तान सबसे बड़ा एरिया आपको दिखाई दे रहा है, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान। ठीक है, तो ये सेंट्रल एशिया को यहाँ पर दर्शाया गया। आसपास में आप देख सकते हैं रसिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, ये सब कंट्रीज़ यहाँ पर मौजूद हैं आजू बाजू में। कैस्पियन सागर भी है, अरल सागर भी है। ठीक है, तो ये लोकेशन यहाँ पर हम इसको देख चुके हैं। यहाँ पर मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी का उल्लेख किया जाता है, तो मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी को जस्ट फॉर नॉलेज के लिए हम देख लेते हैं। मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी का मतलब है एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी अप्रोच जो कि सपोर्ट करती है फ्रेंडली एंड प्रिडिक्टेबल रिलेशन। भारत फ्रेंडली रिलेशन रख रहा है, प्रिडिक्टेबल रिलेशन रख रहा है ऑल कंट्री के साथ में, तो उसको मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी बोलेंगे। दिस फॉरेन पॉलिसी अप्रोच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द वन इन विच कंट्रीज डेवलप क्लोजर टाइज। उस पॉलिसी से तो ये अलग है जिसके अंतर्गत जो कंट्री रहती हैं वो काफ़ी क्लोज टाई डेवलप करती हैं किसी एक नेशन के साथ में, जबकि इग्नोर करती हैं अदर नेशंस को उसी टाइम में। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसके विपरीत में जो पॉलिसी चलेगी उसको हम बोलेंगे मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी। एक को सपोर्ट कर रहे हैं, एक के साथ रिश्ते बना रहे हैं, दूसरे के साथ भी बना रहे हैं, तीसरे के भी साथ बना रहे हैं, चौथे के साथ में। ऐसा नहीं कि एक के साथ बना रहे हैं तो दूसरे से अपने हाथ को पीछे कर ले रहे हैं। ये हो जाती मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी। C+C5 समिट का यहाँ पर उल्लेख किया जाता है कि 18 से लेकर के 19 मई के बीच में चाइना ने होस्ट किया था C&C5 समिट
का आयोजन चाइना के द्वारा किया गया। ठीक है, इन द सिटी ऑफ जियान, कहाँ पर किया गया? जियान में इसको आयोजित किया गया था। ये अपने आप में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड माना जाता है। यहाँ पर पार्टिसिपेशन हमको देखने को मिला था 5 सेंट्रल एशियन कंट्री, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। जियान डिक्लेरेशन की बात कर लें तो ये जो 6 की 6 कंट्रीज़ हैं, इन्होंने सामूहिक रूप से जियान डिक्लेरेशन के ऊपर साइन किया था। इसके अलावा इशू किया था कुछ ब्लूप्रिंट फ्यूचर डेवलपमेंट को लेकर के। किसका? चाइना सेंट्रल एशिया रिलेशन का। अब चाइना क्या काम कर रहा है? एक कंट्री के साथ में नहीं, बहुत सारी कंट्री के साथ में अपने रिलेशन को बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं इनके डिस्कशन में क्या क्या चीज़ हुआ, तो 6 की जो 6 कंट्री हैं उन्होंने फोकस किया था किसके ऊपर? बेल्ट एंड रोड कोऑपरेशन के ऊपर, कि हम इसको एक न्यू स्टार्टिंग पॉइंट के लिए ऊपर ले करके आएंगे। कल्चरल सिल्क रोड प्रोग्राम के ऊपर यहाँ पर बातचीत किया गया। पीपल टू पीपल एक्सचेंज के ऊपर बात किया गया। रीजनल टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म के ऊपर भी बातचीत की गई थी। वहीं महत्वपूर्ण तौर से देखा जाए तो चाइना एंड सेंट्रल एशिया समिट मैकेनिज़्म कैसा रहा? इसको ऑफिशियली तौर पर इनॉग्रेट किया गया था। इसने नए रास्ते खोल दिए हैं फ्यूचर के बीनियल समिट के। मतलब अब इस बार किए हैं, अच्छा परिणाम मिला है, तो अगली बार हम और भी इसका आयोजन करेंगे। आने वाला जो समिट है वो कजाकिस्तान में होगा 2025 में। सम में व्यू दिस समिट एज टेस्टामेंट टू एन एवर एक्सपांडिंग चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इन द रीजन। कोई लोग ये कह सकते हैं कि चाइना अपने क्षेत्र में पैर पसारते ही जा रहा है। विच पोसेस चैलेंजेस टू रशियाज एम्बिशंस। इसने रसिया के एम्बिशंस को भी चैलेंज किया है। मतलब बाजू में रसिया है, रसिया कुछ नहीं कर पा रहा है, चाइना देखो तो अपने रिलेशन को बढ़ाते ही जा रहा है, बढ़ाते ही जा रहा है। हमारे पास में कुछ वैलिड आर्गूमेंट अवेलेबल है, इसके बाद भी इट ओनली पार्सली रिफ्लेक्ट रीजनल कॉम्प्लेक्सिटीज़। यहाँ से कुछ रीजनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी देखने को मिलती है। इसके बाद में थोड़ा सा बताया जाता है कि कौन सी कंट्रीज़ किस चीज़ के ऊपर फोकस करती हैं। नॉर्मली देखा जाए तो शुरू में ही ये बात बता दी गई है कि यहाँ पर शुरू में ही बता दिया गया था कि ये जो मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी है, इसमें किसी एक देश के साथ में ही आप अपने रिश्ते को मजबूत नहीं करते हैं, उसी समय में दूसरे कंट्रीज़ के भी साथ आप अपने रिश्ते को मजबूत करना चालू कर देते हैं। जो बेसिक पैरामीटर है तुर्कमेनिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का, जब से वो आज़ाद हुआ है 1991 में, ये कंट्री का जो ऑफिशियल स्टेटस रहा है वो न्यूट्रलिटी की रहा है। मतलब आप किसी की एक की तरफ एकदम से झुकेंगे नहीं। तुर्कमेनिस्तान का जो न्यू प्रेसिडेंट है सरदार बेद्री मुहादेव ने इशू किया था एक स्टेटमेंट। उनका कहना था हमारे जो कंट्री है वो कंटिन्यू पॉलिसी को जारी रखेगी, जो न्यूट्रलिटी की, जो न्यूट्रलिटी पर आधारित जो गुड नेबरसीलीनेस है, इक्वालिटी एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन। तो दुनिया भर में जितने भी देश हैं उनके साथ में हम अच्छे नेबरहुड वाली पॉलिसी लेकर के आएंगे, इक्वली एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन हम बना करके रखेंगे, ऐसा तुर्कमेनिस्तान का कहना है। वहीं उज़्बेकिस्तान के केस की यदि हम बात करें तो इसकी जो मेन प्रायोरिटी रही है फॉरेन पॉलिसी की वो है रीजनल सिक्योरिटी सेंट्रल एशिया में। इसमें इंक्लूड है अफ़गानिस्तान से रिलेटेड थोड़ा सा मुद्दा। अदर जो प्रायोरिटी डायरेक्शन हैं वो कवर करती हैं रिलेशंस विथ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, CIS मेंबर स्टेट, चाइना, रसिया, US, यूरोपियन यूनियन, टर्की, साउथ कोरिया, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर एंड वियतनाम। इनके साथ में भी कहना चाहिए ये अपने रिलेशन को प्रायोरिटी देता है। इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कंसर्न की यदि हम बात करें, ये भी काफ़ी डिसीजिव फैक्टर माना जाता है।
यदि आप फॉरेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं, निर्माण करते हैं। ये है किर्गिस्तान के मामले में। जब से किर्गिस्तान आज़ाद रहा, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की बात करी जाती है। आफ्टर हिस इलेक्शन इन 2021 में फिर नए नेता आते हैं, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस प्रकार से लेकर के आते हैं, यहाँ इसका उल्लेख किया जाता है।